हाँ प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 7 में हमें सोशल साइंस में चैप्टर हमारा है पार्टी हमारी बदलती पृथ्वी। लेकिन पॉइंट ये है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में आज पढ़ाना है। ज्वालामुखी क्या चीज है, तो ज्वालामुखी में देखें आप ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी भू परपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है बच्चों। ज्वालामुखी भू परपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रकृति के नीचे वो स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। धीरे धीरे कम होती जाती है। यद्यपि भूकंप भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भूकंप से बचाव की तैयारियां। भूकंप के दौरान कहां आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। ये सुरक्षित स्थान है। इनसे दूर रहे। कहां से? आग वाले स्थान। आग वाले स्थान चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से इनसे दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियां अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकसित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती रहती है। अपक्षय की क्रिया होती रहती है। जैसे हमारी बदलती पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि।
अपरिचित पदार्थ एक स्थान में जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान करते हैं। अपहरण एवं निक्षेपण के वह प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य देखें बच्चे, नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य का वर्तन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है, तब जलप्रपात का निर्माण होता है। नदी के क्या कार्य हैं? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपहरण होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और ये अलग झील बनाते हैं, जिससे चार झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, बिल्कुल धीमी गति से चलने लगती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जिनको वितरिका कहा जाता है। जिनको अनेक धाराओं में जब नदी बट जाती है तो नदी के ऐसी स्थिति को बच्चों हम किस नाम से जानते हैं? वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने तक निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब आता है अगला पॉइंट बच्चों आपका समुद्री तरंग के कार्य। क्या आता है बच्चों? समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के कार्य तो समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय घेराव बनाते हैं।
लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टाइक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए हैं। उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भ्रग कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अगला आता है पॉइंट आपका बेटा, हिमनद के कार्य। किसके? हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलार्धनी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलार्ध मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ को पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद मोड़ का निर्माण करते हैं। ये निक्षेप क्या करते हैं बच्चों? हिमनद का निर्माण करते हैं। अब आता है अगला पॉइंट आपका, पवन। पवन के कार्य। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। संकीर्ण एवं विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू का महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों? लोयस। किस नाम से जाना जाता है? लोयस के नाम से जाना जाता है। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। कहां पर? चीन पर। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं ज्वालामुखी मानचित्र। ज्वालामुखी मानचित्र बनाना है और ज्वालामुखी की परिभाषा भी लिखना है। ज्वालामुखी मानचित्र।
क्रेटर, निकास, बेल्ट, फिर आपका हो गया लावा, मैग्मा प्रकोष्ठ, मैग्मा पोस्ट, मैग्मा पोस्ट, मैग्मा पोस्ट, पोस्ट, मैग्मा पोस्ट, भूतलपट्टी मेंटल ज्वालामुखी। ये हो गया आपका तो ये आपका मानचित्र हो गया। अब इसमें देखना है बच्चों आपको ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी चित्र है आपका। आप इसके बाद देखिए इसमें ज्वालामुखी की परिभाषा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ऊपर खुला एक ऐसा क्षेत्र होता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भूपटल पर खुला, ज्वालामुखी भूपटल पर खुला, ज्वालामुखी भूपटल पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, एक ऐसा छिद्र होता है, ज्वालामुखी भूपटल पर खुला, खुला एक ऐसा छिद्र होता है, एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ, जिससे पिघले पिघले
हुए पदार्थ जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक अचानक निकलते हैं, निकलते हैं। ज्वालामुखी भूपटल का खुला एक ऐसा क्षेत्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय, इसी प्रकार स्थल मंडलीय, इसी प्रकार इसी प्रकार स्थल मंडलीय, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर प्लेटों प्लेटों के गति करने पर इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को इस कंपन को इस कंपन इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर, ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर, ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ये आता है आपका भूकंप।
हो गया अब पेन से हो गया नंबर 1 कॉपी करके कॉपी आगे वो कॉपी करेंगे सभी खाना करके सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं बाहर की ओर इस तरह से ये हो गया प्लेट सीमा आज प्लेन को कंप्लीट करेंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती निकलती है
इसके बाद ये भूकंप की उत्पत्ति है, उद्गम केंद्र, ये हो गया मेटल भूपर्वतीय दूसरा। तो आपका इसी प्रकार स्थल मंडली प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चलिए आइए बच्चों, सभी लोगों से नमस्कार वो कर लेना है सभी लोगों को। धन्यवाद, नमस्कार।